मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नितिन गडकरी जी हाईवे मैन कहे जाते हैं। सर, मुझे कहा गया है आपसे सवाल पूछने के लिए। अब आपसे मैं क्या सवाल पूछूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि इतनी लंबी जर्नी में हाईवे मैन ऑफ इंडिया आप कहला रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती, मतलब सबसे बड़े फेल्योर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, हर काम में चुनौती होती है और ओनरशिप अगर होगी, कमिटमेंट होगी, तो हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे। अभी हमने देहरादून दिल्ली ये प्रोजेक्ट अभी लगभग ट्रायल में चालू भी किया है और 15 दिन में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में ये रोड शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कानपुर से लखनऊ आधे घंटे में हो जाएगा। ऐसे और करीब 25-30 प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ हुए हैं, कुछ होने की स्थिति में है। और ये पूरे करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की इकोनॉमी में हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एक समय 16% थी, चाइना में 8% थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में 12%। अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो अगर लगातार हम रोड भी जैसे अच्छे बना रहे हैं, वैसे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे भी लगातार आग्रह से काम कर रहे हैं। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में 10-11 साल में जो प्रयास हमने किया है, उस प्रयासों का एक नतीजा ये भी निकला है कि अभी KPMG ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा है कि 81% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है, 1% रेलवे पर और बाकी मोड के लिए बाकी है। और दूसरा एक रिपोर्ट IIM बेंगलोर जी और IIT चेन्नई और IIT कानपुर तीनों ने मिलकर ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। तो मुझे लगता है कि हमने तो तय किया था कि ये दिसंबर एंड होने तक हम देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट को ये सिंगल डिजिट यानी 9% पर लेकर आएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा जी। और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और हमारे देश की वेल्थ में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका फ़ायदा होगा। टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक हमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का जो हमारा प्रयास है जी, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि वो हमारी ग्रोथ इंजन है। और एक समय हमारा नंबर जो था लगभग 7वें नंबर पर हम वर्ल्ड में थे जी। और अभी 6-7 महीने पहले हम जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। और पहले नंबर पर अमेरिका है जो 79 लाख करोड़ उनका साइज़ है इंडस्ट्री का, 49 लाख करोड़ चाइना है और हम 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम कर रही है जी, इनोवेशन में, क्वालिटी में, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इन सब को देखते हुए हमारा ये टारगेट है कि एक समय हम इस देश को वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाएंगे। बहुत बढ़िया सर। मैं एक और टारगेट चाहती हूँ आप सेट करें। आपकी पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत और आप कहते हैं जाम मुक्त भारत। तो ये टारगेट आप कब सेट करेंगे कि हमें जाम से राहत मिल जाएगी? ये जो ट्रैफिक जैम है ना सर, ये मतलब देखिए, पहली दिल्ली जैसा उदाहरण है कि दिल्ली में हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उसमें से करीब 50-60 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग पूरे हुए हैं और अभी हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट भी ये सोच हो रही है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने रिक्वेस्ट की, उनके तरफ से भी हमको सूचनाएं मिली है कि हम लोग अब अर्बन डिकंजेशन पर काम करें। हम रिंग रोड्स बना रहे बड़े बड़े शहरों के और वो रिंग रोड काफ़ी कॉस्टली है। तो स्वाभाविक रूप से अब शहर के अंदर के भी रोड है। चेन्नई में एक एलिवेटेड रोड बना रहे, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर एक ही पिलर पर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। पूना में 50,000 करोड़ के हम लोग इसी प्रकार के प्रोजेक्ट लगभग आने वाले महीने 2 महीने में
हम 2-3 प्रोजेक्ट सर प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि एक्सप्रेसवे का तो जाल आपने बना दिया, लेकिन जब उस एक्सप्रेसवे के जाल से हम शहरों में अंदर एंटर करते हैं तो हम इतना बुरा फंसते हैं कि हम दिल्ली से जयपुर तो 2.5 घंटे में आ जाते हैं, लेकिन गुड़गांव से दिल्ली जो है वो अगले 2.5 घंटे में पहुँच पाते हैं। तो ये जो कष्ट है इसको मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी लोग झेल रहे होंगे, और इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका सही इससे सवाल है। मुक्ति कब मिलेगी हमें? आपका सही सवाल गलत व्यक्ति को अभी जैसे डीडीए दिल्ली में है तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स है, डीडीए के रोड्स है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड है और एनएचआई के रोड है। मैं केवल एनएचआई के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 60% सोशल मीडिया पर रोड के गड्ढे दिखा दे और फोटो मेरा लगता है, और मैं जब वेरीफाई करता हूँ तो रोड स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कोई भी रोड अच्छा बनेगा तो हमने बनाया करके लोग कहते हैं, और अगर रोड ख़राब दिखा तो ये भी हमारे नाम पर लगाते हैं। तो धीरे धीरे ये एक समस्या है कि बाकी भी एजेंसी इन्वॉल्व है, पर हम लोग अभी ये अर्बन डिकंजेशन का जो प्रोग्राम है जिसके ऊपर दिल्ली में हमने काम किया है, फिर हम लोग अभी पूना में काम कर रहे हैं, चेन्नई में करेंगे, बेंगलोर में रिंग रोड बना रहे हैं, बेंगलोर मैसूर हमने बनाया जहाँ 3-4.5 घंटे लगते थे 45 मिनट में हुआ। आप बेंगलोर से चेन्नई बना रहे हैं 2 घंटे में हो जाएगा, काफ़ी काम उसका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात थोड़ा साफ रूप से कहना मुझे संकोच हो रहा है, पर हमारे देश के भी लोग, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है सर, बिल्कुल संकोच मत इतने बड़े प्रमाण पर पॉपुलेशन भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ा रहे हैं। आप नाराज मत होइए, ये दिल्ली के लोगों में तो और ऐसा है कि बिल्डिंग बड़ी बनाते हैं और गाड़ियाँ रोड पर खड़ी करते हैं, तो पार्किंग भी नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पोल्यूशन ये भी समस्या है जी, और जिसका मैं भी इन्फेक्शन हो रहा, हवा ठीक नहीं, तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ प्रायोरिटी पर हमको देकर काम करना पड़ेगा, और हम बड़े संवेदनशील है, इसके पीछे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे ऑडियंस है उनके मैं सवाल लूँगी, लेकिन चलते चलते टोल की एक समस्या बहुत बड़ी है। आपने टोल पास की बात की, वो टोल पास 3,000 रुपये का आप चार्ज करा लीजिए, लेकिन स्टेट हाईवेज़ पे वो काम नहीं कर रहा है। इस तरीके की दिक्कतों को आप कैसे डील करेंगे और इसके लिए आपकी क्या वो है? और उसके बाद फिर मैं ऑडियंस के सवाल लूँगी। स्टेट हाईवे पर वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो पास है वो केवल हमारे रोड के लिए है। अब सर आप हमारा तुम्हारा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनोमस स्टेटस है। मैं उनके रोड पर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन सर क्या कोई ऐसी योजना नहीं आ सकती कि मिल के काम किया जाए? अब कितने टोल पासेस आदमी रखे अपने पास? स्टेट गवर्नमेंट को कह चुका हूँ जी कि हम लोग ये जो बैरियर्स निकाल कर पूरे, हम डायरेक्ट नंबर प्लेट का फोटो निकलेगा और हमारा फास्टैग होगा, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई रोकेगा नहीं। ऐसे पहले 10 प्रोजेक्ट हमने शुरू किए और 1 साल के अंदर हम 850-900 हमारे टोल नाकों को टोल नाका मुक्त करेंगे। आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। छोटा सा फायदा भी है कि आपको अभी टोल देना पड़ता है। इसमें सुविधा ऐसी कि जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ से कैमरा नंबर प्लेट का फ़ोटो निकालेगा, और जहाँ से आप बाहर निकालोगे वहाँ का फोटो निकालेगा, उतने ही डिस्टेंस का टोल कटेगा। सर कुछ उसका भी तो कीजिए, हम गाड़ी खरीदें तो उस पर पैसा दें, पेट्रोल खरीदें तो उस पर हम सेस दें, उसके बाद आपका इतना टोल भी दें। हमारी सारी तनख्वाह तो सर आप ही लोग ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करें? नहीं, आपकी बचत हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमने मार्केट से पैसा उठाया है। सर बाहर विदेशों में फ्यूल टैक्स से सड़कें बनती हैं, अमेरिका जैसे ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ टोल नहीं है? सर अमेरिका में बहुत कम बिल्कुल टोल है। नहीं, टोल है, पर वो उन सर्विसेज के लिए है कि अगर आपको बिना रुके जाना है, आपको एक्सप्रेस चाहिए। ये सवाल ऐसे कार्यक्रम में कभी कभी पूछता हूँ, पर आप माफ करिए मुझे जी। आपने ये होटल में कार्यक्रम क्यों किया? हम रामलीला मैदान पे बैठ जाते, 2 लाइट लगाते, 2 चेयर लगाते, चाय वही पी लेते। जब आप 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करोगे तो ये हॉल, ये अरेंजमेंट, ये सब आपको फ्री ऑफ चार्ज, इसका पैसा सवाल तो मुझे मिडिल क्लास के उठाने पड़ेंगे ना। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। ओके। और दूसरी बात, अब ये 3,000 रुपये में 200 पास है, तो हमने इसको इतना सस्ता कर दिया है कि अब वो ज़्यादा कोई लोगों पे बर्डन नहीं रहा, सब गाड़ी वाले उसमें से निकल गए।
और दूसरी बात यह है स्कूटर, ऑटो रिक्शा, एग्रीकल्चर गुड्स टैक्स नहीं, टोल नहीं है। अब मुझे एक बताइए कि आखिर अगर अच्छे अच्छे हाईवे एक अभी मुंबई से दिल्ली हाईवे 1 लाख करोड़ का है। अब 1 लाख करोड़ में हमारे बजट का कुछ पैसा, कुछ मार्केट का पैसा, वो वापस तो करना पड़ेगा। पर डिले हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स। आपने कहा था कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, 2 साल डिले हो गया, दिल्ली देहरादून डिले हो गया, तो उससे भी तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसका बर्डन जो है वो हम लोगों पर आ रहा है टैक्स के रूप में। नहीं, ऐसा है, देखिए हमारे प्रोजेक्ट लगभग बाय एंड लार्ज पहले बहुत डिले होते थे, अब लगभग ये 20% पे आया है, क्योंकि हम 90% लैंड एक्विजिशन करके के बिना और पोजीशन में आए बिना अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देते। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले क्लियर कर लेते, फिर अपॉइंटमेंट डेट देते हैं। तो हमने काफ़ी उसमें सुधार किया है, कानून में सुधार किया है, सिस्टम में सुधार किया है। अभी प्री कास्ट को मैंडेटरी किया है। अभी हमने कहा कि आपको पूरा प्री कास्ट मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार किए हैं कि मुझे लगता है कि अब डिले ज़्यादा नहीं होगा। और एक बात ये भी हुई है कि डिले जो होता है उसमें इंक्रोचमेंट हटाना है। वो कानून और व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लैंड एक्विजिशन स्टेट की तरफ से करनी पड़ती है, और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस स्टेट हमको यहाँ बेचती है। हमारे यहाँ बहुत से बार ऐसा होता है कि रेलवे के क्लियरेंसेस हमको लेने पड़ते हैं। इसमें कभी कभी थोड़ी देरी होती है, पर अभी हमने इसको काफ़ी, आपको मैं बताऊं कि मैं जब मंत्री बना 2014 में जी, तो हमें विरासत के रूप में 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, और हमने कोशिश करते हुए भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और लगभग पूरे प्रॉब्लम्स, अब उस समय याद करिए, अनेक कंपनियां बड़ी बड़ी थी वो ख़त्म हो गई और बैंकों की स्थिति खराब हो गई थी, पर हमने उनके सबके पैसे वसूल किए, उसके ऊपर निर्णय किए, और ऊपर अभी दिल्ली जयपुर जी, एक एक प्रोजेक्ट की किताब लिखने लायक कहानियाँ हैं। पर अब वो प्रॉब्लम्स लगभग काफ़ी रिजॉल्व हुए हैं। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस में से जो भी सवाल लेना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं ऊपर और सर से सवाल पूछ लें। माइक कोई दे रहा है? हाँ, सर जय श्री राम। मैं कानपुर से मोहित सेठ। सर मेरा एक सवाल है, मेरे को कानपुर से दिल्ली आना बहुत महंगा पड़ता है टोल टैक्स। मैं सिर्फ एक्सप्रेसवे पकड़ के आता हूँ तो 2,000 रुपये मिनिमम मैं पे करता हूँ। तो सर कुछ करिए उसमें, एक्सप्रेसवे में कुछ करें आप टोल के लिए। आप उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस हाईवे यूज़ करते हो कि हमारा? सर बुंदेलखंड से आता हूँ मैं, बुंदेलखंड, कानपुर, लखनऊ, फिर लखनऊ। देखो कानपुर लखनऊ तो अभी हमने आधा घंटे में कर देंगे, हमने पास दे दिया 3,000 रुपये का, 15 रुपये टोल पड़ेगा। सर पता ही नहीं चलता कि किसमें लग रहा है। ये जो बुंदेलखंड का हाईवे है, जी जी जी, या आगरा से दिल्ली वाला हाईवे है, ये यूपी सरकार के है। राइट सर। तो ये तो हाईवे उनके रेट ज़्यादा है, अब वो आप उनको रिक्वेस्ट करिए। सर यूपी सरकार अपनी ठीक सरकार है। है। नेक्स्ट, मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा उनके पास। थैंक यू सो मच। वैसे हमने हमारी जो टोल की पॉलिसी है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर की है। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे नहीं पता ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है या आपके अंडर आता है। इंडिया में पैदल चलने वाले लोगों के लिए या साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए एक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, मुझे लग रहा है अगर एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तो लोग साइकिल से, बाइक से जा पाएंगे अपने ऑफिस या छोटे मोटे काम के लिए। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट फ्रेंडली, यहाँ पे फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। तो क्या हमारी सरकार इस बारे में कुछ कर रही है? विशेष रूप से जो बड़े शहर हैं वहाँ जो हम हाईवे हमारे NH के हैं वहाँ हम फुटपाथ डेवलप कर रहे हैं। फिर हमारे एक टेक्नोलॉजी वाइट टॉपिंग, तो हम उसको सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में हम फुटपाथ करते हैं, और वहाँ हमने साइकिल के लिए भी रास्ता बनाया। कुछ शहरों में NH में बनाया है, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में बनाया, काफ़ी जगह पर बनाया, और शहर तक ये सीमित है। पर हमारे जो हाईवे होते हैं उसके हम साइकिल को अलाउ नहीं करते हैं। तो जो सिटी एरिया है
वहाँ करेंगे। अभी दिल्ली में भी कुछ रोड हम अंदर के कर रहे हैं, उसमें ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमने साइकिल को भी अभी प्रमोट करना चाहिए, और बड़े शहरों में साइकिल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए अच्छा है। Pollution के लिए भी। सर मैं Pollution के लिए सर एक और अगले सवाल का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर आप बहुत ज़ोर देते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन कम होगा, इसके फ़ायदे बहुत हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे हम लोगों के जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार मतलब आगे होंगे और उसको करना चाहते होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। 2025 की शुरुआत तक 235 गाड़ियों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन था। तो जब हम सरकार कोई योजना लाती है या किसी चीज़ को कहती है कि एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से पहले से तैयार नहीं होता है, तो उसमें आम आदमी पिस जाता है। देखिए, पहली बात तो ऐसे ये चर्चा में ज़्यादा विषय है, क्या सर? ये डिस्कशन में विषय ज़्यादा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ, मुझे याद है मैंने एरिक्सन का एक फ़ोन लिया था, तो हर फ़ोन के साथ चार्जर अलग था। अब ये भी पहले दिक्कत आई कि चार्जर जो थे वो अलग अलग थे, फिर चार्जिंग के लिए समय लगता था जी। फिर हमारे अभी NHAI में ध्यान में आया कि 24 रुपये यूनिट चार्जिंग का उसने पैसा लगाया। तो पहली बात, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर अपने शहर में रहते हैं, तो ये टू व्हीलर्स वालों ने एक स्टडी किया और उसमें ये ध्यान में आया कि एक व्यक्ति 24 से 26 किलोमीटर स्कूटर रोज चलाता है। अब जब उसकी स्कूटर 120-135 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है रात को घर में, तो उसको तो चार्जिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी कार है 350, 400, 450 किलोमीटर तक चार्ज हुई। तो प्रॉब्लम जो है उनके चार्जर गाड़ी के साथ मिलता है, घर में होता है रात को। प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से मुंबई जाना है जी, या अभी दिल्ली से देहरादून जाना है या दिल्ली से जयपुर जाना वहाँ है, वहाँ NHAI के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज़ हम बना रहे हैं और उसमें भी अब पॉलिसी में काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जी हम लोग चार्जिंग सिस्टम सस्ती करेंगे। परसों पावर मिनिस्टर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो चार्जिंग जो होंगे उसके लिए जैसे एक टैरिफ अलग कोई आप दे सकेंगे तो ज़रूर दीजिए, ताकि हम सस्ते में चार्जिंग कर सकें। फिर और एक कोशिश हो रही कि जैसे हमारे रोड साइड एमिनिटीज़ में रेस्टोरेंट है, ये है, उसके ऊपर में सोलर लगाया जी, तो वहीं सोलर से वो चार्ज होते, तो वो भी कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में चार्जिंग ये प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम रहता तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक कार, इनके सेल में 25%, 30% राइज क्यों हो रहा है, लोग क्यों ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो दूर जाते हैं उनके लिए समस्या है। दूसरी बात, इसमें भी लगातार खूब टेक्नोलॉजी बदल रही है जी। शायद जल्दी हम ऐसे सिस्टम पर आएंगे कि स्कूटर से लेकर ट्रक तक चार्जिंग करने वाली सिस्टम एक ही होगी, और हमारे चार्जिंग सिस्टम में भी हम बहुत कम समय में फटाफट चार्ज करते जाएंगे, हमें कोई रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगातार डेवलप रहा। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूँ, वाह, तो आज वो तालियां होनी चाहिए इस पर। कोई और सवाल कोई पूछना चाहता है? माइक दे दीजिए प्लीज़। आप वैसे ही पूछ लीजिए, आवाज़ तेज़ है आपकी। आप बोलिए, मुझे पता रहता है। हेलो हेलो, बहुत सारे हाईवेज आपने बनाए हैं, वो 4 व्हीलर्स उसका मजा ले रहे हैं मगर 2 व्हीलर्स के लिए वो मतलब वहाँ पे अलाउड ही नहीं है 2 व्हीलर्स। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हम लोग भी ओवरऑल इंडिया कर चुके हैं, हम जाते रहते हैं, टूटे फूटे में भी कूद कूद के जाते हैं। अभी आप लोगों ने जो अच्छा एक हाईवे बनाया हुआ है, तो सर हमें भी तो अपॉर्चुनिटी मिले ना कि हम लोग उस हाईवे पे जाएं। ठीक है सर, जवाब देखिए, जो एक्सिस कंट्रोल हाईवे है उसमें हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ गाड़ियों की स्पीड, लेन डिसिप्लिन इतनी ज़्यादा है कि एक्सीडेंट्स होंगे। पहले हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है, 1,80,000 मौतें होती है, और मरने वालों की जो एज ग्रुप है
66%। नहीं तो इसमें किसकी कमी है? क्या एक्सप्रेस हाईवेज की कमी है, ड्राइविंग स्किल्स की कमी है, या जो हमारे टायर्स हैं वो उन हाईवेज के साथ फ्रेंडली नहीं है? आप इसमें क्या दिक्कत देख रहे हैं? क्योंकि ये मैं सवाल आपसे पूछने जा रही थी कि हमने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए लेकिन वो किलर हाईवे साबित हो रहे हैं, देखो क्यों? बहुत साफ बात है, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जी रोड इंजीनियरिंग, इसमें हमने सब सुधार कर दिया। ठीक है। इसमें हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन 40,000 करोड़, फिर भी हमारी कमियां हैं, हम उसको लगातार सुधारते हैं। दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 6 एयर बैग्स आ गई, ब्रेकिंग सिस्टम आ गई। अभी 2 व्हीलर में भी हमने चिंता की कि अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम आए। जी तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग वर्ल्ड स्टैंडर्ड के सुधार लगभग हो गए। तीसरी बात जो है इन्फोर्समेंट, हमने कानून इतना कड़क किया है कि अब कैमरे से फ़ोटो निकाल रहे हैं, फाइन भी भर रहे हैं। और चौथी बात जो है ह्यूमन बिहेवियर। अब आपको ताज्जुब होगा कि अभी ये रोड है आपके सामने होटल के, जी ये रोड क्रॉस करने के लिए कोई महिला मैं देखता हूँ अपने बच्चों को लेकर उससे कूदी मारती है। यहाँ यानी मैंने अभी हमारे इंजीनियर्स को कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, ये समझकर इतनी हाइट बढ़ाओ कि कोई कूद ही नहीं मार सके। रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, मोबाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए स्कूटर कार चलाते समय। ये जो रूल्स ऑफ द रोड है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। नहीं, सम्मान भी नहीं। और एक्सप्रेस वे पे मैंने देखा है बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, मैं रोज खबरें पढ़ती हूँ, रॉन्ग साइड से ले आ रहे हैं, एक माँ और बेटे देखो की डेथ हो गई। हेवी व्हीकल ने कौन से लेन में जाना, लाइट व्हीकल ने कौन से लेन में जाना, सब है। हम लगातार एजुकेट कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, क्या आप बाहर के देशों में जाइए, वहाँ कितने लोग कानून के बराबर चलते हैं। यहाँ तो ये इतना लाइटली लोग लेते हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया के लोगों का भी सहयोग चाहिए, ताकि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी जो अवस्था है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अभी इसलिए हम रोड सेफ्टी के लिए हमने बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट किया है। और एक रोड सेफ्टी का गीत भी शंकर महादेवन ने गाया, अमिताभ बच्चन जी ने उसको ये किया। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाते समय रूल्स ऑफ द रोड के बारे में, वो कभी मोबाइल पे बात नहीं करना। क्या पढ़े लिखे लोग हैं, गाड़ी चलाते चलाते ऐसी बात करते हैं, स्कूटर चलाते ऐसी बात, ये क्यों करते हैं? सर अब उसके बाद श्रेया आएंगी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन चलते चलते इस समय देश जो है वो, मैं अगर इस मंच से ये सवाल नहीं पूछूंगी तो शायद इनजस्टिस होगा। इंडिगो क्राइसिस, कौन जिम्मेदार? देखिए, आप आज आपका ऑटो सुविधा है तो आप इंडिगो पे, हवाई जहाज पे क्यों जा रही हो? सर पर आप एक जी न्यूज की एंकर के साथ पहली बैठे बात, और मेरे से भी ये पूछा जाएगा कि भाई इतनी बड़ी क्राइसिस जितना देश, आपको मालूम है उतना मुझे मालूम है। आज पार्लियामेंट में सभापति ने मंत्री जी को, कल शायद वो निवेदन करेंगे, आज उन्होंने राज्यसभा में किया है। ये अब ऐसा उत्तर जनरली देना उचित नहीं होता, पर मेरा इस विषय से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। और मंत्री होने के नाते मैंने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना, भाव व्यक्त करना ठीक नहीं होगा। पर मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी ही ये क्राइसिस सॉल्व होगा और आप सबको इसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक सवाल और गिरिजेश जी पूछना चाहते हैं। हेलो। नमस्ते सर, मेरा नाम गिरिजेश है, मैं जी मीडिया से ही हूँ। बहुत स्वागत है आपका। सर मैं एक आप बीती आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी। मैंने 2014 में एक डीजल कार खरीदी थी सर, और मेरा ऑफिस इत्तेफाक से बहुत दूर नहीं है मेरे घर से। तो 10 साल में मेरी कार 1 लाख से भी कम किलोमीटर चली हुई थी। लेकिन क्योंकि जो सरकार का नियम है कि डीजल कार है तो 10 साल में आपको निकाल देनी पड़ेगी और पेट्रोल है तो 15 साल में, तो मुझे मजबूरन अपनी कार बेचनी पड़ी और नई कार खरीदनी पड़ी। क्या सर ऐसा कोई फीडबैक सरकार के संज्ञान में है, और क्या हमारे जैसे लोगों की समस्या कम करने के लिए सरकार कुछ सोच रही है? सर पूरी सर पूंजी आप लग मीडिया जाती के है। हैं, आपने कभी देखा है कि कोई एंकर एक ही कार्यक्रम 10 साल चला रही है? सर सर चलिए एंकर को जीवन छोड़ में दीजिए, सर एंकर को आप छोड़ दीजिए। देखिए, मैं जब कॉलेज में था तो मैंने 2 व्हीलर खरीदी की थी, तब उसका एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर था। तो मैं सबको कहता था कि मेरी गाड़ी 32 किलोमीटर एवरेज देती है। अब वो 80 और 88 किलोमीटर आए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, सीएनजी की स्कूटर आई। सब आपकी जो गाड़ी एवरेज देती है, आज नई गाड़ी क्या देती है, इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना है? आप जिस डीजल कार पर 15,000 रुपये खर्चा कर रहे हो,
अगर आप वही इलेक्ट्रिक कार करोगे तो आपका 2,000 रुपये खर्च आएगा, 13,000 रुपये महीने की बचत सर होगी। लेकिन वो 5 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदें, ये भी तो समझाइए। एवरेज तो कम आएगा, आप समझिए जिस की तनख्वाह 12 लाख रुपए साल की हो, 1 लाख रुपए, उसमें उसको घर खरीदने की EMI भी देनी है, गाड़ी भी वो EMI पे खरीद ले, घर परिवार भी उसको चलाना है। देखिए, एक जो पुराने समय के एक ट्रक जितना पोल्यूशन करता था, आज के नए 3 ट्रक उतना पोल्यूशन करते हैं। ये पुरानी डीजल की गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही। देखो, मैं तो बहुत इसके प्रति संवेदनशील, मैं दिल्ली में रहता ही नहीं, फटा 2-4 दिन में निकल जाता हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो पोल्यूशन की लेवल है दिल्ली की, इसके दुष्परिणामों के मैंने आपको कल्पना नहीं देनी चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहिए, पर ये हमारे जीवन कम करने वाली बात है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सवाल है कि एयर पोल्यूशन को किसी भी स्थिति में हमको कम करना है, और इसलिए डीजल पेट्रोल हज़ार्डस है, और ये हमारे 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। हमारे देश का इतना पैसा बाहर जा रहा है, ऊपर से ये पोल्यूशन है। क्या इसको कम नहीं करना चाहिए? और इसमें आपकी एक केस है कि आप इतना 1 लाख किलोमीटर चले इतने साल में, पर यहाँ लोग 300-400 किलोमीटर रोज चलते हैं, उनका क्या? तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखो, हम कपड़े भी सिलाते हैं अच्छे भी होने के बाद 2 साल के बाद बदल देते हैं, नए लेते हैं। हम घर भी बनाते हैं, इंटीरियर करते हैं, हम 3-4-5 साल में फिर नया करते हैं। वैसे चल सकता है पर बनाते हैं। यहाँ तो पोल्यूशन है, एवरेज कम मिलता है। देखिए, बाय एंड लार्ज आप सबके हितों में है कि हमको 10 साल के बाद उसको बदलना। फिर भी ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का कानून है। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। क्या आपकी डीजल गाड़ी आप CNG पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब तो दिल्ली में CNG मिलता है। क्या पेट्रोल की गाड़ी उसमें किट है आजकल उसके? आपके कॉस्ट भी बचेगी, पोल्यूशन भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं और ऐसे कोई ऑप्शंस के लिए आप देखिए, आजकल काफ़ी बड़े प्रमाण पर अनेक फैसिलिटी है, उसका भी विचार करिए। बाकी डीजल पेट्रोल बहुत हज़ार्डस है। अभी हम इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन के गाड़ियाँ आ रही है, 100% इथेनॉल, ग्रीन फ्यूल है, सस्ता है, पोल्यूशन नहीं है, किसानों को बेनिफिट होगा। फिर हम इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बना रहे, वो डीजल का अल्टरनेटिव है। मैंने अभी ट्रैक्टर के लिए, उस पे तो आरोप लग रहा है ना कि परफॉर्मेंस कार की खराब हो जा रही है उस इथेनॉल। किसकी? एक नाम बताओ किसका परफॉर्मेंस खराब हुआ? कल है परसों पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। आप बताओ बड़ा मुझे एक नाम। ये तो आरोप लग रहा है सर। मैं अरे आरोप कुछ किसी भी लगते कंपनी का नाम पेड लेके कैंपेन मैं भी यहाँ होते पर हैं वो ना। नहीं करूंगी। अब आरोप तो ऐसे, मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, अल्टरनेटिव फ्यूल की, ठीक है सर। बायोफ्यूल की, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो जो इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए देश का, 22 लाख करोड़। जी सर। दिल्ली में प्रदूषण जो हो रहा है, इससे आप दुखी नहीं है? आप अस्वस्थ नहीं है? खुश है आप? क्या दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और कुछ बातों के लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब मैं श्रेया को आमंत्रित करना चाहूँगी। श्रेया अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, और मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियां नितिन जी के लिए एक बार होनी चाहिए। जिस तरीके के हाईवेज़ हमें मिले, हमारे लिए वेकेशन करना कितना आसान हो गया है, हम कहीं भी झट से पहुँच जाते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, पेट्रोल कम लग रहा है, उनके पैसे भी बच रहे हैं।